हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो हमने लाइफ में बहुत बार सुना भी है और ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई भी किया है। तो आज की 5 मिनट सीरीज में हम देखेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के क्या-क्या सिद्धांत या प्रिंसिपल्स हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता दूं। अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं अच्छे से, तो हमारे कोर्सेज आपकी बहुत मदद करेंगे। पेपर 1 जनरल पेपर या फिर पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यूज, वीडियोस, टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स की समरी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ये सब अगर आपको एक्सेस करना है तो ये आपको मिलेंगे हमारे वेबसाइट www.everstudy.co.in पे और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी पैक पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है जहां मैनेजर्स अपने काम को सबऑर्डिनेट्स के बीच डिवाइड कर देते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कि वो इन टास्क को कंप्लीट करें और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए सबऑर्डिनेट्स को एक सर्टेन लेवल ऑफ अथॉरिटी या अधिकार दिया जाता है। उतना ही अधिकार दिया जाता है जितना जरूरी होता है। सबऑर्डिनेट्स को अपने असाइन काम या जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जितना जरूरी अथॉरिटी चाहिए उतना ही डेलीगेट किया जाता है। मतलब उतना पावर देना डिसीजन लेने के लिए जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिशिएंटली पूरी हो सके। मगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में मैनेजर अपनी पूरी अथॉरिटी सरेंडर नहीं कर देते हैं, बल्कि कुछ हिस्सा शेयर करते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ। मतलब सबऑर्डिनेट्स को इंडिपेंडेंटली एक्ट करने का अधिकार देना, बट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुपीरियर और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस इन सबको मान के। तो अब इस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को इफेक्टिव और सही तरीके से करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर्स को हेल्प करती हैं टू प्रैक्टिस एन एफिशिएंट डेलीगेशन। सो चलिए देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या-क्या है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग-अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करते हैं अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। इसलिए जरूरी है कि हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियरली डिफाइंड किए हुए हों। इन्हीं क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और इंट्रा डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप से मैनेजर्स को मदद मिलती है ताकि वो एक पोजीशन में जो भी जरूरतें हैं उन्हें डिटरमाइन कर सके, जिससे डेलीगेशन सही से हो पाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड। इससे पहले कि अथॉरिटी एक्चुअली डेलीगेट की जाए सबऑर्डिनेट्स को, ये जानना बहुत जरूरी है कि किसका क्या गोल है, किसे क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना है जिससे निर्धारित काम पूरा हो सके। जब ये पता हो कि किस सबऑर्डिनेट से क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उनका क्या पर्पस है, तो उन्हें उसी हिसाब से सफिशिएंट अथॉरिटी डेलीगेट किया जा सकता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जिसके हिसाब से हर सबऑर्डिनेट का एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए जिनसे उन्हें अथॉरिटी मिले और सिर्फ उन्हीं को वो उत्तरदायी या अकाउंटेबल रहे। सबऑर्डिनेट्स को अगर एक से ज्यादा सुपरवाइजर या बॉस इंस्ट्रक्ट करें तो इससे सबऑर्डिनेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं along with delay in the managerial operations। फिर है स्केलर प्रिंसिपल, जिसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए जिससे क्लियर हो कि कौन किसके अंडर है, दैट इज लाइंस ऑफ अथॉरिटी क्लियर हो। इस क्लैरिटी से सबऑर्डिनेट्स को यह समझने में आसानी होती है कि उन्हें अथॉरिटी कौन डेलीगेट करेगा एंड टू होम दे शैल बी अकाउंटेबल। साथ ही ये भी क्लियर रहता है कि अगर गलती से कोई भी सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल जा रही है तो ऐसे में किसको कांटेक्ट करना चाहिए। सो दिस इज स्केलर प्रिंसिपल। फिर है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैरिटी का मतलब है समानता। ये प्रिंसिपल कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को एग्जिस्ट करते हैं,
मतलब एक साथ मौजूद होते हैं। दैट मीन्स अगर सबऑर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है तो उसे सम लेवल ऑफ अथॉरिटी भी देना जरूरी है, दैट इज पावर टू परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों ही बहुत साफ साफ डिफाइन होने चाहिए सबऑर्डिनेट्स को, ताकि उसे पता हो कि उसे क्या करना है और कितनी पावर उसे डेलीगेट की गई है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इवन इफ अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा रहा है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। मतलब जब एक मैनेजर कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं तो उस काम को करने के लिए सबऑर्डिनेट्स को कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। मगर ये काम मैनेजर के बिहाफ पे सबऑर्डिनेट्स परफॉर्म कर रहे हैं, बट उस काम की पूरी जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैनेजर की ही बनती है। मतलब सबऑर्डिनेट्स जो भी एक्शन ले मैनेजर सोलली अकाउंटेबल होगा अपने सीनियर्स के पास। Thus, the responsibility is absolute and remains with the superior. और आखिरी है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, जिसके मुताबिक सबऑर्डिनेट्स को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए अंडर द पर्व्यू ऑफ हिज अथॉरिटी। मैनेजर को घड़ी घड़ी सबऑर्डिनेट्स के काम के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और गलतियां अगर हो रही हैं उन्हें होने देना चाहिए, जिससे सबऑर्डिनेट्स जान सके कि सही क्या है गलत क्या है, ताकि वो परफेक्ट रिजल्ट्स ला पाए। मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या रेपुटेशन स्टेक पे है, तो ऐसे में मैनेजर्स कैन इंटरफेयर और जरूरत पड़ने पे जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है वो भी विड्रॉ कर सकते हैं। Thus, managers in principle of delegation of authority को ध्यान से fulfill करें to ensure that the task is accomplished in a manner it was intended. So, ये थे हमारे principles related to delegation of authority और इसी से related ये रहा हमारा आज का सवाल। इसका आंसर अब जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करें या फिर हमारी फ्री ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। जल्द ही मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।